हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो कंट्रोलर के लेक्चर नंबर 7 में 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा इसका तो वो पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे, तभी सेकंड पार्ट देखें, तभी उनको समझ में आएगा। पार्ट फर्स्ट में हमने इतना पार्ट जो है वो डिस्कस किया था। आज हम इसको थोड़ा सा इनके पॉइंट्स भी आपको बताते हैं। ये सभी जो हमने पार्ट्स समझाए थे पिछले लेक्चर में, इनके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट्स सुन लीजिए। जैसे कि सबसे पहले ALU। ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU मीन्स क्या होता? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये होती क्या है? पहली बात, ALU जो है वो लॉजिक सर्किट्स का एक ग्रुप होता। क्या होता है ALU? ये होता है ग्रुप ऑफ लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट्स का एक ग्रुप होता है। लॉजिक सर्किट्स किन्हें कहते हैं? जो गेट्स से सर्किट बने होते हैं। जैसे हमने लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं डिजिटल में, तो जो लॉजिक गेट्स से बने सर्किट होते हैं उन्हें लॉजिक सर्किट्स कहते हैं। तो लॉजिक सर्किट्स का एक ग्रुप होता है। ये करता क्या है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? ये डिफरेंट टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं जैसे कि एडिशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन होते हैं? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं? जैसे कि एंडिंग, ऑरिंग, एक्सोरिंग, कंप्लीमेंट, रोटेट, ये सब लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं इस तरह के। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है ना। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि ये जो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है, इसके लिए क्या बनाएंगे? इसमें लॉजिक सर्किट्स बनाएंगे जो ये परफॉर्म कर पाते हैं, है ना। दूसरी बात, ALU का साइज 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 8 बिट होता। कितना साइज है इसका? 8 बिट। 8 बिट का ALU होता, यानी कि 8 बिट तक के डाटा पर अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता। खास बात यह है, इसका जो ALU होता वो सिंगल बिट पर भी ऑपरेशन करता, यानी कि बिट इंस्ट्रक्शन को भी परफॉर्म करता, बिट ऑपरेशन भी करता है और बाइट ऑपरेशन भी करता। तो बिट ऑपरेशन भी करता है, बिट एंड बाइट दोनों प्रकार के ऑपरेशन कर सकता है। यानी कि बिट पर भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकता, और बिट का मतलब 1 बिट और बाइट का मतलब 8 बिट। तो 8 बिट पर भी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है, और ये आपका 1 बाइट पर भी लॉजिकल ऑपरेशन करता है। तो दोनों पर करता है। दूसरी बात यह है कि इस ALU के 2 रजिस्टर होते हैं। कौन कौन से रजिस्टर हैं इसके? 2 रजिस्टर इसके हैं, 2 रजिस्टर्स। वो रजिस्टर कौन कौन से हैं इसके? एक है इसमें रजिस्टर A, एक है इसका रजिस्टर B। तो 2 रजिस्टर हैं इसके ALU के अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एक है रजिस्टर A, एक है रजिस्टर B। दोनों रजिस्टर 8 बिट के होते हैं। रजिस्टर A को हम एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। रजिस्टर A को क्या कह सकते हैं हम? एक्यूमुलेटर। अगर आपका ऑपरेशन का रिजल्ट 8 बिट होता है तो हमेशा केवल रजिस्टर A ही रिजल्ट स्टोर करता, लेकिन कुछ अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन ऐसे हो सकते हैं जिनमें रिजल्ट 16 बिट का आता। तो जब 16 बिट का रिजल्ट आता तो A और B दोनों मिलकर उस 16 बिट रिजल्ट को स्टोर करते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको कि जैसे कि आपका, जैसे मान लिया एडिशन करते हैं, 2 8 बिट डाटा का जब एडिशन करते हैं तो रिजल्ट सिर्फ ओनली 8 बिट का ही आता। तो रिजल्ट सिर्फ रजिस्टर A में या एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता। इसी तरह से जब रिजल्ट हम एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी रिजल्ट कितने बिट का आता? 80 बिट का आता। 2 8 बिट का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रिजल्ट 80 बिट का आता, तो भी केवल एक्यूमुलेटर में या रजिस्टर A में स्टोर होता। लेकिन
जब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो फिर उस कंडीशन में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो 8 बिट का तो रिजल्ट आता 16 बिट का, है ना। या हम डिवीजन करते हैं जब दो 8 बिट का तो रिजल्ट आता 16 बिट का, तब ये दोनों मिलकर रिजल्ट को स्टोर करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी रिजल्ट 8 बिट का आता तो केवल रजिस्टर ए में स्टोर होता, जबकि जब 16 बिट का रिजल्ट आता तो वो रजिस्टर बी में स्टोर होता। किसमें? रजिस्टर बी में, है ना। तो एक बात याद रखनी, 8 बिट रिजल्ट जो होगा वो कहाँ स्टोर होगा? सिर्फ रजिस्टर ए में, या यूं कह लो एक्यूमुलेटर में। जब 16 बिट का रिजल्ट आएगा तो वो कहाँ स्टोर होगा? ए एंड बी दोनों में मिलकर, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसमें हम देखते हैं इस ब्लॉक डायग्राम में कि ALU के साथ PSW भी जुड़ा रहता, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होता? ये इसमें हर ALU में जो अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता तो उसका स्टेटस बताने वाला एक रजिस्टर होता है, ये 8 बिट का रजिस्टर होता। ये हर ALU के ऑपरेशन के बाद स्टेटस जो है इसका चेंज होता रहता, है ना। तो ये प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक अलग से इंपॉर्टेंट रहता, तो ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नहीं तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के बारे में फिलहाल आपको क्या याद रखना कि जो PSW होता, यानी कि इसकी फुल फॉर्म रहती है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो इसके बारे में इतना याद रखना कि ये रिजल्ट का स्टेटस बताता। क्या बताता? इट इंडिकेट स्टेटस ऑफ ALU रिजल्ट। वो किस तरह से स्टेटस बताता हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी तो आपको सिर्फ ये याद रखना कि ये रिजल्ट का स्टेटस बताता, और हर अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन के बाद जो ये ALU ऑपरेशन करता, हर ALU ऑपरेशन के बाद इसका स्टेटस चेंज हो जाता, है ना। यानी कि हम हमेशा लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग स्टेटस शो करता है ना। इसके बाद देखिए, ये हमने बताया था कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में इंटरनल रैम भी होती है 128 बाइट की। कितने? 128 बाइट की इंटरनल रैम भी इसमें होती है। तो देखो, इंटरनल रैम को मैं बता दूं आपको, इंटरनल रैम इसमें कितने बाइट की। वैसे रैम का टॉपिक भी हम अलग से नेक्स्ट लेंगे, आगे डिस्कस करेंगे हम, लेकिन अभी शॉर्ट में बात करेंगे कि जो इंटरनल रैम है इसकी वो कितने बाइट की है। वो है 128 बाइट्स, 128 बाइट की इसमें इंटरनल रैम होती है ना। तो बताया था मैंने, जैसे माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर में ये डिफरेंस रहता है। माइक्रो प्रोसेसर में हमेशा जो मेमोरी होती है वो एक्सटर्नल होती है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में इंटरनल मेमोरी भी हो सकती है। तो इसमें इंटरनल रैम जो है वो 128 बाइट की है विद एडिशनल SFR, यानी कि एडिशनल SFR एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। तो 128 बाइट की जो इंटरनल रैम है, मैं बता दूं, ये रैम किस लिए यूज की जाती है? डाटा स्टोर करने के लिए। किसके लिए यूज की जाती है? डाटा स्टोरेज के लिए। तो डाटा स्टोर करने के लिए चूंकि यूज की जाती है, इसीलिए जो रैम होती है उसको हम डाटा मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? डाटा मेमोरी। याद रखना कि जो रैम होती है इसको हम डाटा मेमोरी भी बोलते हैं, कारण ये है डाटा स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। दूसरी बात, ये रैम जो होती है ये आपकी रीड भी की जा सकती है, राइट भी, वो हम जानते हैं, रीड राइट मेमोरी होती है रैम। अब ये जो रैम 128 बाइट की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, वो भी हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसमें जनरल पर्पज डाटा एरिया जो होता वो होता 80 बाइट। कितने बाइट का? 80 बाइट की इसमें जनरल पर्पज रैम होती है। इसके अलावा इसमें 16 बाइट की बिट ऑब्लिक बाइट एड्रेसेबल एरिया होता है, यानी कि इसके इंडिविजुअल बिट, एक बिट को भी एड्रेस किया जा सकता है, एक बिट को भी चेंज किया जा सकता है, एक बिट को भी स्टोर किया जा सकता है ना। जो ये ऊपर वाली जनरल पर्पज रैम है ये पूरी की पूरी बाइट ही स्टोर होती है इसमें, यानी कि एक बाइट ही स्टोर कर सकते हैं, बिट स्टोर नहीं कर सकते। इसमें हम बिट को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिट ऑब्लिक बाइट एड्रेस एरिया होता है इसमें 16 बाइट का। इसके अलावा इसमें 4 रजिस्टर बैंक है इंटरनल रैम में। कितने? 4।
एक रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2, रजिस्टर बैंक 3। तो एक बात याद रखना कि इंटरनल रैम में 4 रजिस्टर बैंक भी मौजूद हैं। 4 रजिस्टर बैंक। जो ये रजिस्टर बैंक हैं जितने भी, इस रजिस्टर बैंक में से एक बैंक को हम कहते हैं रजिस्टर बैंक 0, एक को कहते हैं हम रजिस्टर बैंक 1, एक को कहते हैं हम रजिस्टर बैंक 2, एक को कहते हैं हम रजिस्टर बैंक 3। हर रजिस्टर में 8 रजिस्टर्स होते हैं, R0 से लेकर R7 तक। हर रजिस्टर बैंक में 8 रजिस्टर होते हैं, R0 से R7 तक, और हर रजिस्टर 8 बिट का होता है। तो इसीलिए हमने यहां लिखा कि रजिस्टर बैंक में 8 बिट के 8 रजिस्टर होते हैं, है ना। तो हर बैंक में बताया था, बैंक किसे कहते हैं भाई, ग्रुप को। तो इसमें कई सारे रजिस्टर होते हैं इसलिए बैंक बोल दिया जाता। तो 4 रजिस्टर बैंक इसमें इंटरनल रैम में मौजूद होते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें 8 बिट के SFRs भी होते हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी होते हैं, ये भी इंटरनल रैम में ही पार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसके साथ एडिशनल है, 128 बाइट से एडिशनल पार्ट में ये SFR होते हैं, है ना। खास बात आपको याद रखना कि इंटरनल रैम है उसी के कुछ लोकेशंस को स्टैक की तरह भी यूज की जाती है। यानी कि स्टैक जो होता वो भी कहाँ होता, स्टैक इज प्रेजेंट इन इंटरनल रैम। स्टैक जो होती है वो इंटरनल रैम में ही मौजूद होती है, ठीक है। स्टैक वैसे हम माइक्रोसन में डिस्कस कर चुके हैं, बाकी इसमें भी थोड़ा आगे बताएंगे कि स्टैक क्या होती है। तो स्टैक जो होती है वो भी इंटरनल रैम में ही मौजूद रहती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये SFR ये क्या होते हैं, इनके लिए अलग से हम आगे टॉपिक्स लेंगे इनको, कि आई का मतलब इंटरप्ट इनेबल, IP का मतलब इंटरप्ट प्रायोरिटी, पावर कंट्रोल, सीरियल बफर, सीरियल कंट्रोल, टाइमर मोड। तो बताया था जैसे कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैं इसमें इंटरप्ट भी होती है। तो उन इंटरप्ट्स की इनेबल करने के लिए, उनकी प्रायोरिटी सेट करने के लिए कुछ रजिस्टर हैं। इसके अलावा इसमें सीरियल पोर्ट भी अंदर होता। सो सीरियल पोर्ट के लिए भी इसमें सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, इसके अलावा सीरियल बफर रजिस्टर होता। इसके अलावा इसमें 2 टाइमर भी होते हैं। तो टाइमर कहाँ है, वो 2 16 बिट के टाइमर होते हैं जैसे। तो 2 16 बिट के इसमें टाइमर हैं, 2 टाइमर। कितने बिट के हैं दोनों, 16 बिट के। कौन कौन से हैं वो, 2 टाइमर हमने बताए थे, T0 और T1। दोनों 16 बिट के टाइमर होते हैं। तो वो 2 पार्ट में बटे रहते हैं। एक टाइमर 0 का लोअर पार्ट, एक टाइमर 0 का हायर पार्ट। ऐसे टाइमर 1 का लोअर बाइट, टाइमर 1 के हायर बाइट। ये सब 8 बिट के होते हैं, है ना। जितने भी SFR है कितने बिट के होते हैं, 8 बिट के। इसके अलावा इन टाइमर के मोड सेट करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए भी SFR यूज किए जाते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए इसमें 4 किलोबाइट की रोम होती है 8051 में, ठीक है। तो 4 किलोबाइट की क्या होती है इसमें, रोम। तो रोम की बात करते हैं हम, तो इंटरनल रोम भी इसमें मौजूद है, इंटरनल रोम। तो इंटरनल रोम जो है इसमें वो किसके लिए होती है, वो प्रोग्राम स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन के कोड स्टोर करने के लिए होती है। तो ये रोम जो होती है इसमें वो किसके लिए होती है, कोड स्टोर करने के लिए, कोड स्टोरेज के लिए। तो इंटरनल रोम जो होती है वो कोड स्टोर करने के लिए होती है। इसका डाटा फिक्स रहता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, केवल रीड ही कर सकते हैं। और इसमें चूंकि कोड स्टोर किए जाते हैं इसलिए इंटरनल रोम को हम कोड मेमोरी भी कहते हैं या प्रोग्राम मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के कोड स्टोर करती है इसलिए इसको हम प्रोग्राम मेमोरी भी बोलते हैं। तो इंटरनल रोम को हम प्रोग्राम मेमोरी भी बोलते हैं, है ना। तो 4 किलोबाइट की इंटरनल रोम इसमें होती है ना, जिसे हम प्रोग्राम मेमोरी बोलते हैं। वो क्या करती है, प्रोग्राम के कोड स्टोर करती है, यानी इंस्ट्रक्शंस के, प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का सेट, तो इंस्ट्रक्शन के कोड स्टोर करती है, ठीक है। तो इतना पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। आज हम इससे आगे की बात करेंगे, इससे आगे का पार्ट आज बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अगर हम देखें इसमें स्टैक पॉइंटर, थोड़ा सा मैंने और डायग्राम बना दिया इसमें। तो इसमें अगर हम देखें स्टैक पॉइंटर,
स्टैक पॉइंटर भी होता है, इसमें 8 बिट का होता है स्टैक पॉइंटर। जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हम पढ़ते हैं वो उसमें स्टैक पॉइंटर 16 बिट का होता, लेकिन इसमें सिर्फ 8 बिट का होता है ना। स्टैक पॉइंटर होता क्या, पहली बात तो कि स्टैक क्या होता, स्टैक जो है वो मेमोरी का एक रिजर्व एरिया होता है। स्टैक पॉइंटर से पहले आप स्टैक देखेंगे, स्टैक मेमोरी का एक रिजर्व एरिया होता। ये किस लिए यूज किया था, यानी कि मेमोरी की कुछ निश्चित लोकेशंस होती हैं जो कि स्टैक की तरह यूज की जाती हैं। तो स्टैक जो है वो एक मेमोरी लोकेशंस का सेट होता, कुछ लोकेशंस होते जिन्हें स्टैक पर्पज के लिए यूज किया जाता है। स्टैक किस लिए यूज होती, स्टैक का काम होता, कुछ डाटा होता है, हमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हमें कोई डाटा स्टोर करना पड़ता तो इन लोकेशंस में कर सकते हैं, या कोई हमें एड्रेस स्टोर करना पड़ता तो हम इन लोकेशंस में कर सकते हैं, या हमें कोई SFR के कंटेंट स्टोर करने पड़ते हैं तो वो स्टैक में कर सकते हैं। तो कुछ पर्पज इस स्पेशल पर्पज के लिए स्टैक का यूज़ किया जाता कि कभी भी कोई डाटा, कोई एड्रेस, कोई SFR के कंटेंट, हमें कोई भी रजिस्टर के डाटा इसमें स्टोर करने पड़ गए तो यहाँ पर रिजर्व कर सकते हैं, है ना। इस स्टैक में डाटा को रिजर्व करने के लिए, भेजने के लिए, स्टोर करने के लिए हम पुश ऑपरेशन का यूज करते हैं। पुश ऑपरेशन से डाटा स्टोर होता है इसमें, है ना। तो डाटा को स्टोर करने के लिए, राइट करने के लिए स्टैक में पुश ऑपरेशन का यूज किया था, जबकि स्टैक के डाटा को वापस लेने के लिए, रीड करने के लिए पॉप ऑपरेशन का यूज किया था। तो 2 ऑपरेशन होते हैं, है ना। स्टैक के ऊपर 2 ऑपरेशन होते हैं, एक पुश एक पॉप। पुश ऑपरेशन डाटा को राइट करने के लिए स्टैक के अंदर, पॉप ऑपरेशन डाटा को रीड करने के लिए स्टैक के अंदर से। खास बात यह है स्टैक जो है वो लीफो प्रिंसिपल पर कार्य करती है। लीफो प्रिंसिपल का मतलब जो इसमें डाटा लास्ट में इन होता है स्टैक में, वो हमेशा फर्स्ट आउट होता, पहले बाहर निकलता। तो स्टैक हमेशा लीफो प्रिंसिपल पर वर्क करती। लीफो का मतलब होता लास्ट इन और फर्स्ट आउट। तो लीफो प्रिंसिपल पर स्टैक हमेशा काम करती है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लीफो प्रिंसिपल पर स्टैक काम करती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो स्टैक में लास्ट में डाटा एंट्री होती है वो हमेशा पहले बार आती है, ठीक है। खास बात ये स्टैक हमेशा टॉप पर ही काम करता है ना। किस पर काम करता है, टॉप पर, यानी कि टॉप से ही इसमें भेजा जाता है, टॉप पर ही, और टॉप से ही निकाला जाता है हमेशा, है ना। तो इसीलिए स्टैक पॉइंटर किस लिए बनाया जाता है, स्टैक पॉइंटर जो होता वो स्टैक टॉप का एड्रेस होल्ड करता है ना। स्टैक पॉइंटर क्या करता, स्टैक पॉइंटर का काम होता एड्रेस होल्ड करना, होल्ड द एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप। जो स्टैक का टॉप होता है, जैसे मान लिया स्टैक का टॉप है, तो स्टैक के टॉप का एड्रेस जो है वो स्टैक पॉइंटर द्वारा हमेशा होल्ड रहता है ना। तो जैसे हम स्टैक में से डाटा स्टोर करते हैं तो भी स्टैक पॉइंटर के कंटेंट यानी कि एड्रेस चेंज हो जाता है इसका, या हम स्टैक पॉइंटर से डाटा निकालते हैं तो भी चेंज हो जाता है। खास बात ये स्टैक पॉइंट जो होती है, स्टैक हमेशा इसमें रैम में स्टोर होती है। रैम का पोर्शन जो होता है वो स्टैक की तरह यूज किया जाता है। तो याद रखना कि जो स्टैक की लोकेशन होती है वो हमेशा कहाँ होती है, रैम में होती है। स्टैक की लोकेशन हमेशा कहाँ होती है, रैम, यानी कि रैम मेमोरी का पार्ट होता है हमेशा। और कौन सी मेमोरी का, इंटरनल रैम का। किसका, इंटरनल रैम। इंटरनल रैम की लोकेशन को स्टैक की तरह यूज किया था, क्योंकि इंटरनल रैम जो है वो 128 बाइट की, कम बाइट की, इसलिए इसका एड्रेस जो है वो भी कम बिट का ही होता है, सिर्फ 8 बिट का। तो 16 बिट का एड्रेस नहीं होता इसमें, जैसे 8085 में 16 बिट का एड्रेस होता था, है ना, क्योंकि उसमें 64 किलोबाइट की रैम थी। इसमें इंटरनल रैम में स्टोर होती है, चूंकि स्टैक जो है स्टैक की लोकेशन का काम इंटरनल रैम करता है। इसी वजह से इंटरनल रैम के एड्रेस चूंकि छोटे होते हैं तो वो कितने बिट का होता है, एड्रेस 8 बिट का। तो 8 बिट का एड्रेस होता है। तो याद रखना कि सबसे पहले हमने बताया स्टैक क्या है, रिजर्व एरिया है मेमोरी लोकेशन का, है, और कौन सी लोकेशन का, रैम की लोकेशन को स्टैक की तरह यूज किए जाते हैं। इस स्टैक में डाटा स्टोर करने के किस लिए पर्पज के लिए यूज किया था स्टैक, के रजिस्टर के डाटा, एड्रेस स्टोर करने के लिए, SFR के डाटा, कोई भी हमें डाटा स्टोर करना होता तो उस पर्पज के लिए इसका यूज किया था, ठीक है। पुश के द्वारा डाटा इसमें जाता है, पॉप के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। स्टैक का ऑपरेशन टॉप से होता है, इसलिए टॉप का एड्रेस स्टैक पॉइंटर में रखा जाता है ना।
लिफो प्रिंसिपल पर ही काम करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जाता डाटा वो पहले बार आता। ठीक है, तो इतना पोर्शन हमने बताया स्टैक के बारे में। इसके बाद देखिए इसमें अगर हम देखते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 पोर्ट्स होते हैं। कितने पोर्ट्स होते हैं? 4। अगर हम देखें 4 पोर्ट इसमें बनाए गए हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, है ना, हर पोर्ट में। तो कितने पोर्ट हैं इसमें? 4 पोर्ट होते हैं, याद रखना। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 पोर्ट्स होते हैं। कितने पोर्ट होते हैं? 4 पोर्ट। कौन कौन से? जैसे पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। पोर्ट 2, पोर्ट 3, तो 4 पोर्ट इसमें जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में होते हैं। हर पोर्ट 8 बिट का होता। सभी पोर्ट बाइडायरेक्शनल होते हैं। बाइडायरेक्शन का मतलब आप देखते हैं बाइडायरेक्शन पोर्ट बनाएंगे, बाइडायरेक्शन पिंस बनाई हमने 8 पिने, है ना, तो यानी कि इसमें डाटा लिया भी जा सकता पोर्ट के थ्रू और भेजा भी जा सकता। हम जानते हैं पोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर में पोर्ट बाहर होते हैं, आईसी के अंदर नहीं होते, बाहर से लगाने पड़ते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में पोर्ट अंदर हो सकते हैं, ये हमने पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में। दूसरी बात, ये जो पोर्ट होते हैं ये इसमें कैसे होते हैं? बाइडायरेक्शन पोर्ट होते हैं। बाइडायरेक्शन का मतलब ये इनपुट पोर्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, आउटपुट पोर्ट की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, हर पोर्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक लैच एक ड्राइवर, है ना। लैच डाटा स्टोर करने के लिए होता है, ड्राइवर का मतलब होता है बफर। जैसे हम जानते हैं, हम माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा चुके, जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़ा वो अभी हम लेक्चर लाएंगे आगे माइक्रो प्रोसेसर के भी। तो जो आपके ड्राइवर जो होते हैं बफर होते हैं, है ना। बफर एक प्रकार का एम्पलीफायर होता है। जिस प्रकार से एनालॉग सिग्नल के लिए एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार डिजिटल के लिए बफर चाहिए था। तो जब भी डाटा को लेना हो, भेजना हो, रीड करना हो, राइट करना हो, तो हमेशा ड्राइवर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ड्राइवर एक बफर होता है। तो आप देखते हैं हर पोर्ट में लैच और ड्राइवर 2 पार्ट रहते हैं और जो चारों पोर्ट हैं 8 बिट के होते हैं, इसलिए हर एक में 8 बाइडायरेक्शन पिंस दिखाई गई हैं। तो 8 बिट के बाइडायरेक्शन पोर्ट होते हैं चारों। इनमें से जो पोर्ट 1 होता वो डेडिकेटेड पोर्ट होता। ये कैसा पोर्ट होता? पोर्ट 1 डेडिकेटेड आईओ पोर्ट। डेडिकेटेड का मतलब मल्टी फंक्शन नहीं होता। ये डेडिकेटेड आईओ पोर्ट का मतलब ये एक मल्टी फंक्शन पोर्ट नहीं होता, यानी कि ये केवल ओनली आईओ पोर्ट का ही काम करता है। ये दूसरा कोई भी काम नहीं करता, सिर्फ ओनली आईओ पोर्ट का काम करता है ना। डेडिकेटेड पोर्ट होता है ये। ठीक है, तो पोर्ट 1 हमेशा याद रखो डेडिकेटेड पोर्ट होता। ये और कोई भी मल्टी फंक्शन और कोई काम इसका नहीं है। लेकिन जो और पोर्ट है इसमें पोर्ट 0, पोर्ट 2, पोर्ट 3, ये सब डेडिकेटेड नहीं होते, समर्पित पोर्ट नहीं होते। डेडिकेटेड का मतलब समर्पित। तो पोर्ट 1 तो सिर्फ एक ही काम करता, किसका? आईओ पोर्ट का, है ना। तो भाई आईओ पोर्ट बनाया गया, मैं तो आईओ पोर्ट की तरह ही फंक्शन करूँगा, और कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जो और पोर्ट होते डेडिकेटेड नहीं होते, बल्कि वो मल्टी फंक्शन बनाया गया। कि जैसे पोर्ट 0 जो है वो आईओ पोर्ट का तो काम करता ही है, आईओ पोर्ट का तो फंक्शन ये करता ही है। इसके अलावा ये लोअर एड्रेस का भी काम करता है, यानी कि A0 से A7 है, लोअर 8 बिट एड्रेस भी ले जाने का काम करता है एक्सटर्नल मेमोरी के लिए। इसके अलावा ये D0 to D7 यानी कि 8 बिट का डाटा भी लाने और ले जाने का काम ये करता। तो इसका मतलब मल्टी फंक्शन पोर्ट है, आईओ पोर्ट का भी फंक्शन करता, एड्रेस लोअर एड्रेस 8 बिट का भी ले जाने का काम करता है। इसके अलावा ये 8 बिट की डाटा बस की तरह भी काम करता है, डाटा पिंस की तरह भी ये काम करती है ना। इसको हम इकट्ठा करके ऐसे भी लिख सकते हैं AD0 to AD7। हम इसको इकट्ठा करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या काम करता आईओ पोर्ट AD0 to AD7, यानी कि 8 बिट का एड्रेस और डाटा दोनों काम भी करता है। ठीक है, इसके अलावा जो पोर्ट 2 है वो भी मल्टी फंक्शन होता, ये आईओ पोर्ट का भी काम करता, इनपुट आउटपुट पोर्ट का भी काम करता है। इसके अलावा ये 8 बिट की हाई ऑर्डर एड्रेस बस का भी काम करता है, यानी कि A8 से A15, क्योंकि हम जानते हैं एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस 16 बिट का होता, तो 8 बिट का एड्रेस तो यहाँ से जाता, 8 बिट का एड्रेस यहाँ से जाता है ना। इसके अलावा जो पोर्ट 3 है ये भी मल्टी फंक्शन पोर्ट होता, यानी कि ये भी केवल आईओ पोर्ट का काम नहीं करता, बल्कि ये आईओ पोर्ट का तो काम करता ही है,
आईओ पोर्ट का तो काम करता ही, इसके अलावा इसकी जो पिन्स हैं डिफरेंट पिन, उनके अलग अलग अल्टरनेटिव फंक्शन होते हैं, उनकी हम टेबल बनाएंगे आगे। अभी आप सीधे देख सकते हैं कि ये आईओ पोर्ट के अलावा क्या क्या काम करता है। ये इंटरप्ट का भी काम करता है। आईओ पोर्ट के अलावा इसकी जो पिन होती है वो इंटरप्ट का भी काम करती हैं। इसके अलावा ये इंटरप्ट के अलावा ये सीरियल डाटा का भी काम करता है, सीरियल डाटा ले जाने का भी काम करता है। जैसे सीरियल कम्युनिकेशन भी होता है इसमें, चूंकि पैरेलल कम्युनिकेशन के अलावा सीरियल कम्युनिकेशन भी होता। इसके अलावा ये इसकी पिनें जो हैं वो काउंटर का भी काम करती हैं, काउंटर का भी काम करती हैं। इसके अलावा ये रीड बार और राइट बार, दो कंट्रोल सिग्नल का भी ये पिनें काम करती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके अल्टरनेटिव फंक्शन है आईओ पोर्ट के अलावा इंटरप्ट, सीरियल डाटा कम्युनिकेशन, काउंटर पर्पज के लिए काउंटर के लिए सिग्नल, और रीड बार राइट बार, दो कंट्रोल सिग्नल को भी के साथ ये मल्टी फंक्शन पोर्ट होता है ना। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें कि इसमें दो एड्रेस पॉइंटर होते हैं। कितने एड्रेस पॉइंटर होते हैं इसमें? दो। तो पहली बात तो हम देखते हैं, यहां से हमने क्या डायग्राम बनाया कि ये 8 बिट की डाटा एड्रेस बस है, यहां से ये 8 बिट की डाटा एड्रेस बस है। हमने 8 लाइनें नहीं दिखाई, मगर आप कंसिडर कर सकते हैं, लिखा हुआ हमने 8 बिट डाटा एंड एड्रेस बस। तो यहां से 8 बिट का डाटा भी जा सकता हर पोर्ट के थ्रू, और एड्रेस भी जा सकता, ठीक है। तो दो एड्रेस डाटा बस है। इसके अलावा देखो दो एड्रेस पॉइंटर होते हैं इसमें। जैसे 8085 माइक्रोप्रोसेसर में सिर्फ एक एड्रेस पॉइंटर होता, लेकिन इसमें दो एड्रेस पॉइंटर होते। एक प्रोग्राम काउंटर जो कि 8085 में भी होता, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा इसमें एड्रेस पॉइंटर है डाटा पॉइंटर, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर की बात करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो होता क्या है? प्रोग्राम काउंटर के बारे में हम माइक्रोप्रोसेसर सब्जेक्ट में पढ़ा चुके हैं कि प्रोग्राम काउंटर जो होता 16 बिट का रजिस्टर है। ये क्या करता? ये हमेशा नेक्स्ट एग्जीक्यूट की जाने वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है ना। तो ये क्या करता प्रोग्राम काउंटर? प्रोग्राम काउंटर होल्ड एड्रेस है, एड्रेस को होल्ड करता किसका? नेक्स्ट एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस, नेक्स्ट एग्जीक्यूट की जाने वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ये होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन अगली एग्जीक्यूट की जानी है उसको ठीक ये होल्ड करता है उसका एड्रेस, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, एक प्रोग्राम होता, प्रोग्राम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो ये सबसे पहले जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस होल्ड करता। जैसी वो इंस्ट्रक्शन फैच होती है मेमोरी से, तो ये ऑटोमेटिकली अपना एड्रेस जो है वो इंक्रीमेंट कर देता है ना। फिर इसके बाद वो जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती तो फिर ये नेक्स्ट एड्रेस इंक्रीमेंट कर लेता है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये इंक्रीमेंट होता रहता अपने आप ही, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहता है ना। यानी कि इसका एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट द एड्रेस, ये एड्रेस को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता रहता है। इससे क्या होता कि जो प्रोग्राम में लिखी सभी इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली एक एक करके एग्जीक्यूट होती रहती हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम में लिखी सभी इंस्ट्रक्शंस लाइन से मतलब सीरियली एग्जीक्यूट होती रहे, यानी कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इसी के लिए प्रोग्राम काउंटर ये काम करता। तो ऑटोमेटिकली बार बार ये इंस्ट्रक्शन को जो है फैच करता रहता और उसके बाद अपने आप ही इंक्रीमेंट करता रहता। इसके लिए इसमें प्रोग्राम काउंटर को चेंज करने के लिए इसके कंटेंट इंक्रीमेंटर भी इसमें लगा रहता है ना। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता और ये ऑटोमेटिकली हर इंस्ट्रक्शन के फैच होने के बाद है ना, ये क्या करता रहता? ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहता, ठीक है। कब एड्रेस को इंक्रीमेंट करता है? आफ्टर फैच ऑपरेशन। फैच ऑपरेशन के बाद जैसे ही फैच करता है ये कोई इंस्ट्रक्शन कोड तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। तभी आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट अपने आप ही हो जाता है ना। दूसरी बात, इसमें जो आपका डाटा पॉइंटर होता है ये किस लिए? ये भी एक 16 बिट का एड्रेस पॉइंटर है।
इसे दो पार्ट में बांटा गया, लेकिन है दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक डाटा पॉइंटर हायर बाइट, एक डाटा पॉइंटर लोअर बाइट, तो दोनों 8-8 बिट के दो पार्ट में बांटा गया। ऐसा क्यों किया गया कि जब अगर मान लिया इसे इंटरनल रैम या एसएफआर्स को रीड करना हो, है ना, उनका एड्रेस सेंड करना हो, फिर तो ये सिर्फ इसका एक ही बाइट काम करता है ना, एक ही बाइट, यानी कि इसका आधा पार्ट ही काम करता है। जैसे DPLE काम कर लेगा केवल कब, जब इसे इंटरनल रैम को फैच करना हो, इंटरनल रैम से कोई डाटा को रीड करना हो, या फिर SFR को डाटा को किसी को रीड करना हो, तो फिर इसका डाटा पॉइंटर का केवल आधा पार्ट, यानी कि डाटा पॉइंटर का आधा पार्ट से मतलब डाटा पॉइंटर का लोअर भाग ही काम कर लेता। लेकिन जब एक्सटर्नल डाटा मेमोरी, जो कि 16 बिट की एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए एक्सटर्नल डाटा मेमोरी होती है, वो कितने बाइट की जोड़ी जा सकती है, 8051 में एक्सटर्नल डाटा मेमोरी जो होती है वो 64 किलोबाइट की जोड़ी जा सकती है। 64 किलोबाइट के लिए ये आपका पूरा का पूरा डाटा पॉइंटर 16 बिट का ऑपरेशन करता। तो एक्सटर्नल डाटा मेमोरी के लिए पूरा 16 बिट का एड्रेस काम करता, 16 बिट का एड्रेस पॉइंटर काम करता, यानी कि डाटा पॉइंटर कंप्लीट काम करता, जबकि इंटरनल रैम और SFR के लिए केवल डाटा पॉइंटर का आधा पार्ट, यानी कि डाटा पॉइंटर लोअर पार्ट ही काम करता जाता है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर हमने बता दिया एक्सटर्नल डाटा मेमोरी के लिए, और इसके अलावा इंटरनल डाटा मेमोरी के लिए भी, ये दोनों के लिए काम करता है। ठीक है, तो इंटरनल रोम जो है 4 किलोबाइट, उसके लिए भी एड्रेस भेजता, और इसके अलावा एक्सटर्नल डाटा मेमोरी जो होती है, एक्सटर्नल रोम जो होती है, एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, सॉरी, एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी के लिए भी एड्रेस भेजता, इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी 4 किलोबाइट के रोम के लिए भी एड्रेस ये सेंड करता। ठीक है, तो इतना पार्ट इसका ये हमने डिस्कस कर दिया। अब देखिए यहाँ से हम दिखा देते हैं कि भाई एड्रेस जो भेजा गया है, प्रोग्राम काउंटर जब एक्सटर्नल मेमोरी के लिए जब एड्रेस भेजता है, यहाँ से 16 बिट का एड्रेस, वो कैसे जाएगा। तो देखो यहाँ से इसने एड्रेस किया, भेजा प्रोग्राम काउंटर ने, तो ये एड्रेस भेजा। अगर मान लिया ये एड्रेस ऐसे भेजता है, तो आधा एड्रेस तो जाएगा कहाँ से, यहाँ से, यानी कि A0 से A7। देखो यहाँ से 16 बिट का एड्रेस चला, तो आधा एड्रेस तो कहाँ पर जाएगा, A0 से A7 पोर्ट 0 के थ्रू, और आधा एड्रेस कहाँ से जाएगा, पोर्ट 2 के थ्रू। तो पोर्ट 2 से भी जोड़ देंगे इसको यहाँ से। तो एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी के लिए आधा एड्रेस पोर्ट 0 के थ्रू जाएगा, आधा एड्रेस पोर्ट जो है 2 के थ्रू जाता है ना, तो इसलिए ऐसे जोड़ते हैं इसको। इसके अलावा जो इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल रोम है, उसके लिए जो है, इंटरनल रोम के लिए 16 बिट का एड्रेस जो है वो भी यहाँ से जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से भी जोड़ दिया हमने कि इंटरनल मेमोरी के लिए भी एड्रेस भेज सकता है और बाहर के लिए भी भेज सकता है। ठीक है, तो इंटरनल रोम के लिए भी 16 बिट का एड्रेस भेजा जा सकता है यहाँ से, और एक्सटर्नल मेमोरी के लिए पोर्ट के थ्रू जाएगा, है ना। तो इतना पार्ट हम ये इसमें हमने डिस्कस कर लिया, है ना। इसके बाद इसमें लास्ट पार्ट रह जाता टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, तो उसको भी हम बना देते हैं जल्दी से। ये माइक्रो कंट्रोलर का टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट है, एक तरह से सिस्टम टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। ये एक तरह से माइक्रो कंट्रोलर का माइंड होती है, ये यूनिट माइक्रो कंट्रोलर का माइंड होती है। सबसे पहले जब प्रोग्राम काउंटर द्वारा इंस्ट्रक्शन के लिए एड्रेस सेंड किया जाता है पोर्ट के थ्रू, है ना, तो प्रोग्राम काउंटर हमेशा नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। तो प्रोग्राम काउंटर जब एड्रेस सेंड करता है इंस्ट्रक्शन का, तो वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से निकल के, चाहे वो इंटरनल में हो या एक्सटर्नल में हो, तो वो जो इंस्ट्रक्शन फैच की जाती है वो फैच होके सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर की जाती है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन डिकोडर द्वारा डिकोड किया जाता है, यानी कि ये पता किया जाता है कि इस इंस्ट्रक्शन के लिए करना क्या होता, और ये पता करने के बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर के द्वारा इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के बाद सिस्टम एंड टाइमिंग कंट्रोल सर्किट को बताया जाता, और ये उसी के अकॉर्डिंग कुछ कंट्रोल सिग्नल, स्पेसिफिक कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने का डिसीजन लेती है। तो यानी कि दिमाग होती है यूनिट, है, दिमाग होती है। कोई भी इंस्ट्रक्शन सबसे पहले फैच होने के बाद, प्रोग्राम में लिखी हुई इंस्ट्रक्शन फैच होने के बाद सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होती है, उसको इंस्ट्रक्शन डिकोडर में डिकोड करने के लिए भेजा जाता है, यानी कि उस कोड को डिटेक्ट करने के लिए कि क्या फंक्शन करना है इसके लिए। उसके बाद ये डिकोड करने के बाद टाइमिंग कंट्रोल सर्किट जो है वो ये डिसाइड किया करता है कि इस इंस्ट्रक्शन के लिए कैसे कंट्रोल सिग्नल
की कंडीशंस होनी चाहिए। तो वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता कुछ स्पेसिफिक। इसके अलावा ये जो सिस्टम एंड टाइमिंग कंट्रोल सर्किट है, ये टाइमिंग भी डिसाइड करता है ना, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए कितने समय में ऑपरेशन होगा वो भी इसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसीलिए इसे टाइमिंग कंट्रोल सर्किट बोलते हैं, है ना। तो टाइमिंग भी यही डिसाइड करता। टाइमिंग के लिए एक क्लॉक लेता, वो क्लॉक जो है एक क्रिस्टल ऑसिलेटर के द्वारा ली जाती है। वो क्लॉक जो है वो इन 2 पिनों के द्वारा ली जाती है। तो XTAL1 XTAL2 का मतलब क्रिस्टल पिन 1 क्रिस्टल पिन 2। तो इनके द्वारा क्रिस्टल ऑसिलेटर द्वारा एक क्लॉक दी जाती है, जिसके द्वारा टाइमिंग भी डिसाइड होता है कि कितनी देर में वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगी, है ना। ये इसमें कंट्रोल सिग्नल्स दिखाए गए। इनको हम नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम इन सबको डिस्कस करेंगे, है ना। जो हमारा पिन डायग्राम है, पिन डायग्राम में हम इन पिनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे, है ना। जैसे EA का मतलब है एक्सटर्नल एसेस, ALE का मतलब एड्रेस लैच इनेबल, PSEN बार का मतलब प्रोग्राम स्टोर इनेबल। तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, है ना। ये 2 सप्लाई पिन हैं, VCC और ग्राउंड, है ना। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। इन सबको कंट्रोल सिग्नल्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डायग्राम में, नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पिन डायग्राम में, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, है ना।